जलियांवाला बाग के पास वहाँ पे एक पार्टीशन म्यूजियम, उस पार्टीशन म्यूजियम में उन्होंने एक शख्स की तस्वीर देखी और वो तस्वीर देख के उन्हें लगा अरे ये तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है। एंड स्लोली ही डग डीप इनटू हिज फैमिलीज हिस्ट्री एंड देन ही फाउंड आउट दैट हिज ग्रेट ग्रैंडफादर हैड एक्चुअली फॉट वन ऑफ द बिगेस्ट केसेस। अच्छा, तो उन्हें भी नहीं पता था। एंड नाउ वी हैव अ मूवी, इसका नाम है केसरी चैप्टर 2, जो इस बुक पे आधारित है। कैरोलाइन डायर है, वो आज तक ये समझती हैं कि जो जलियांवाला बाग में जो लोग आए थे वो लूटर्स थे। इससे शॉकिंग बात मैंने नहीं सुनी। द पूरा का पूरा मैसेकर वाज अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी टू किल। एवरीथिंग डाउन टू द टी वाज प्लान्ड बाय द ब्रिटिशर्स। उन्होंने गोरखा और बलूच सोल्जर्स को बुलाया अमृतसर, क्योंकि गोरखा एंड बलूच सोल्जर्स वर नोन टू बी लॉयल मर्सनरीज ऑफ द ब्रिटिश। उन्होंने सिख इन्फेंट्री को कंप्लीटली इन द डार्क रखा। एम्पायर ने अपने मीडिया से ये झूठ बुलवाया कि जलियांवाला बाग में जो लोग आए थे वो आतंकवादी थे और उनके हाथों में हथियार थे। एक सीक्वेंस है फिल्म में जब अक्षय सर का कैरेक्टर शंकर नायर जलियांवाला बाग आता है हादसे के कुछ महीने बाद। वो बाग देख रहे हैं, वो दीवारें देख रहे हैं जिनमें अभी भी गोलियों के निशान हैं, वो कुआं देख रहे हैं जहाँ पे लोगों ने छलांग मारी थी अपनी जान बचाने के लिए। दैट वॉज अ वेरी इमोशनल सीन फॉर ऑल ऑफ अस। एक तरीके से शंकर नायर कैरेक्टर और अक्षय सर बिल्कुल एक हो चुके थे। एंड इट वॉज अगेन अ वेरी टफ कैरेक्टर टू प्ले। मैसेकर के बाद जो ब्रिटिश एम्पायर ने किया, उन्होंने असली खबर, असली सच बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने रीजनल प्रेस को बैन किया, जो अखबार सच्ची खबर छाप रहे थे उन्हें जलाया। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है करण सिंह त्यागी जी, जो कि है डायरेक्टर केसरी चैप्टर 2 के। इस पॉडकास्ट में ऑफ कोर्स हमने बात की है कि केसरी चैप्टर 2 की मेकिंग किस तरह से हुई। इसमें अक्षय कुमार, आर माधवन जी और अनन्या पांडे के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था और उनके लिए इस पूरे इवेंट ने, इस पूरी फिल्म ने क्या क्या इमोशनल चीज़ें ढूंढ निकाली। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि ब्रिटिश एम्पायर ने हमें क्या क्या दिया, बट उसके बदले में हमसे क्या क्या लिया भी। हम बात करते हैं उन डार्क एस्पेक्ट्स की जो कि हमें हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में आज भी नहीं बताई जाती। आज जब हम ब्रिटिश एम्पायर को याद करते हैं, जब हम ब्रिटिश क्राउन को याद करते हैं, जब उसके बारे में चीज़ें पढ़ते हैं, तो हमें हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक्स में बताया जाता है कि ब्रिटिश ने हमें ट्रेन्स दी, ब्रिटिश ने हमें शायद अंग्रेज़ी दी, हमें एक बेटर एजुकेशन दिया, विच ऑफकोर्स इज़ ट्रू अप टू सम लिमिट्स। बट एक बात ये भी है कि ब्रिटिश के वजह से भारत बहुत ज़्यादा पुअर हो गया था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट जब भारत से ब्रिटिश वापस गए तो भारत एक बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में था। कई सारे फैमिन्स हुए जो कि मैन मेड थे, जो कि ब्रिटिश एम्पायर ने बनाए थे, जैसे बंगाल का फैमिन, और उसी के साथ बहुत सारी दर्दनाक घटनाएं भी हुई थी, जैसे कि जलियांवाला बाग मैसेकर। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस हम ये भी डिस्कस करते हैं कि केसरी चैप्टर 2 जो फिल्म है वो किस केस पे आधारित है, और उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। हम बात करते हैं सी शंकरन नायर जी की लाइफ के बारे में और किस तरह से उन्होंने क्राउन के अगेंस्ट एक ये पूरा केस लड़ा था। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेगी अबाउट द ब्रिटिश एम्पायर जो कि आज तक आपसे छुपाई गई थी। एंड आई अर्ज यू कि आप केसरी 2 फिल्म भी जाकर ज़रूर देखिए थिएटर्स में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। करण सिंह त्यागी जी, आपका स्वागत है इस शो पे। योर फिल्म इज़ कमिंग आउट। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। केसरी 2 एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। एवरीवन नोज अबाउट कि जालियांवाला बाग मैसेकर में क्या हुआ, करेक्ट। बट दिस स्पेसिफिक केस, इसके बारे में कोई जानता नहीं है। करेक्ट। सो पहली चीज़ वहीं से शुरुआत करते हैं। टेल मी अबाउट द रिसर्च वर्क दैट हैज़ गॉन इन टू मेकिंग दिस फिल्म, एंड सेकेंडली जालियांवाला बाग मैसेकर को अराउंड 100 साल के आसपास हो गए, 105th एनिवर्सरी, जी एंड आज़ादी मिल के हमें 75+ ईयर्स हो गए। जी। इतना समय कैसे लग गया इस एक केस के बारे में मासेस तक बात पहुंचने में? जी, एक्चुअली क्या हुआ कि इस केस के बारे में लोगों को पता नहीं था, और इस केस के बारे में लोगों को इसलिए नहीं पता था क्योंकि उस ज़माने में ब्रिटिश प्रेस सेंसरशिप वॉज एट इट्स पीक। तो इस वजह से उन्होंने इस केस की न्यूज़ को एक तरीके से दबाया, एक तरीके से दुनिया को ये पता नहीं चलने दिया कि एक ऐसा एक केस हुआ था। फिर एक्चुअली इस केस इसकी ये पूरा केस एक, और ये पूरी फिल्म एक बुक पे आधारित है, और उस बुक का नाम है केस दैट शुक द एम्पायर। और ये बुक लिखी है ग्रेट ग्रैंड सन ने, शंकरन नायर, जो शंकरन नायर के थे उनके ग्रेट ग्रैंड सन ने। तो
ये बुक कैसे उन्होंने लिखी, इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। तो रघु पलट जी, हु इज़ द ग्रेट ग्रैंडसन, ही वेंट टू अमृतसर एंड ही वेंट टू अमृतसर। तो अमृतसर में वो जलियांवाला बाग गए और जलियांवाला बाग के पास वहाँ पे एक पार्टीशन म्यूज़ियम है। उस पार्टीशन म्यूज़ियम में उन्होंने एक शख्स की तस्वीर देखी और वो तस्वीर देख के उन्हें लगा, अरे ये तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। एंड देन फॉर हिम इट स्लोली ओपनड अप अच्छा, तो उन्हें भी नहीं पता था। as to why this photograph is in this museum. And slowly he dug deep into his family's history. And then he found out that his great grandfather had actually fought one of the biggest cases that the world didn't know about. फिर उन्होंने पूरी रिसर्च करी, उन्होंने एक बुक लिखी, and I was very lucky that that book came to me, and now we have a movie. इसका नाम है केसरी चैप्टर 2, जो इस बुक पे आधारित है। सो एक ग्रेट ग्रैंडसन है जिसने इस केस के बारे में इतनी अच्छी एक किताब लिखी जिसके ऊपर एक फिल्म बनती है। जी वेराज एक ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, कैरोलिन डायर, जी हु हैज स्टेटेड कि जो वो लोग थे जालियनवाला बाग में, उन्हें लुटेरा बताया। जी एंड आई सॉ सम ऑफ योर क्लिपिंग्स जो आई थी अबाउट दिस एंड योर ओपिनियंस, यू वर वेरी स्ट्रेट अप इन कॉलिंग हर आउट। Yes, so it is preposterous. ये मतलब ये गुस्सा दिलाने वाली बात है कि आज तक ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर तो छोड़िए, अभी तो एम्पायर रही नहीं, पर उनकी जो कैरोलिन डायर हैं वो आज तक ये समझती हैं कि जो जलियांवाला बाग में जो लोग आए थे वो लूटर्स थे। इससे शॉकिंग बात मैंने नहीं सुनी है। और एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने इससे पहले पूछा था कि जलियांवाला बाग के केस पे इतने साल क्यों लग गए और ये फिल्म क्यों। इसका मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि मेरे लिए ये केस इसलिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर तो दुनिया को पता है, ये बहुत सारी फिल्मों में हम देख भी चुके हैं। बट देयर वाज वन थिंग विच वाज वेरी फैसिनेटिंग अबाउट दिस कोर्ट केस इज दैट द पूरा का पूरा मैसेकर वाज अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी टू किल। Everything down to the T was planned by the Britishers. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, उन्होंने गुरखा और बलूच सोल्जर्स को बुलाया अमृतसर क्योंकि गुरखा एंड बलूच सोल्जर्स वर नोन टू बी लॉयल मर्सनरीज ऑफ द ब्रिटिश। उन्होंने सिख इन्फेंट्री को कंप्लीटली इन द डार्क रखा, तो बाहर से सोल्जर्स आए जो ये मिशन एग्जीक्यूट कर पाए। एक प्लेन, एक हवाई जहाज उड़ा जलियांवाला बाग के ऊपर तकरीबन जनरल डायर के आने से आधा घंटा पहले, और वो प्लेन सिर्फ इसलिए उड़ रहा था ताकि वो एक सर्वेलेंस कर पाए और वो जनरल डायर को जाके ये बता पाए कि अब इनफ लोग आ गए हैं, अब आप अटैक कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे पता चली कि एक कर्फ्यू डिक्लेयर किया गया था अमृतसर शहर में उस दिन, और वो कर्फ्यू सिर्फ एक ढोंग था। उन्होंने कर्फ्यू का ऐलान जलियांवाला बाग के हिस्से में किया ही नहीं क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों को क्रिमिनल बताया जाए कि ये लोग जो जलियांवाला बाग में आए हैं ये क्रिमिनल हैं, ये कानून तोड़ रहे हैं। तो ये जो सोच उनकी थी, जब वो आज तक जनरल डायर की ग्रैंड डॉटर उसी सोच में विश्वास रखती है, मतलब इससे शॉकिंग बात हो नहीं सकती। और मैं आपको और शॉकिंग बात बताता हूँ। मैसेकर हुआ, जनरल डायर ने लोगों को मारा, एम्पायर ने क्या किया? एम्पायर ने उसे बचाने की कोशिश करी। एम्पायर ने अपने मीडिया से ये झूठ बुलवाया कि जलियांवाला बाग में जो लोग आए थे वो आतंकवादी थे और उनके हाथों में हथियार थे। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? वो तो इनोसेंट लोग थे जो बैसाखी मनाने आए थे। इससे मेरा खून खौलता है, इस वजह से हमने ये फिल्म बनाई है। और ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया? उन्होंने जनरल डायर के लिए एक पेंशन फंड का वो आयोजन किया ताकि उन्हें पैसे मिल पाए। रुडियर्ड किपलिंग, जिसकी कविताएं हम पढ़ते हैं, इतना फेमस पोएट, उसने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल का नाम था जनरल डायर सेव्ड द इंडियन एम्पायर। So the reason why we have made this film and the reason why this case is important is to debunk and demolish this British narrative, is to demolish the narrative which Caroline Dyer still believes in. इनफैक्ट अगर हम केनिया की बात करें, केनिया में माओ माओ रिबेलियन हुआ, सेम चीज़ें वहाँ पे उन्हें टॉर्चर किया, उन लोगों को सॉडोमी तक बात चली गई थी। इंडिया में बंगाल फेमाइन, जलियांवाला बाग मैसेकर और कई सारी चीज़ें ऐसी। चाइना में ओपियम वॉर्स। आज तक ब्रिटिश एम्पायर या उनके जो अब लोग हैं, नेवर हैव दे अपोलोजाइज्ड। डू यू थिंक कि मतलब देयर इज एनी आयोटा ऑफ चांस कि दे विल? This is the least that they can do. This is the least that they should do. Coming to an iota of chance, I feel if they see the movie
and if they look themselves in the eye, this is the least that they can do. या बट आई डोंट थिंक सो वो होगा बिकॉज उनके तो स्कूल्स में टेक्स्ट बुक्स में कहीं इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता. दे आर ऑल ओनली टॉट कि मतलब एम्पायर ने कितनी अच्छी चीज़ें की एंड एवरीथिंग इज जस्ट इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी फिल्म लोग देखें, हमारी फिल्म यूके में भी लोग देखें, ताकि थोड़ा बहुत सच उनके एम्पायर के बारे में ये पता चले. ये सबसे प्रिपोस्टरस और रिडिकुलस बात है कि उन्होंने आके यहाँ पे ट्रेन बनाई, उन्होंने रोड्स अच्छी करी, उन्होंने लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई. बट एट वॉट कॉस्ट? एट वॉट कॉस्ट? You know, civilization advances. Our country was very advanced even before the empire came. And you cannot at one hand, you know, give us trains and give us infrastructure and at the same time loot us and at the same time kill us. This is something that needs to be remedied. Yeah. We'll talk about the history and what happened in this जी. case again. जी. But उसके पहले एक चीज़ purely from a director वाला perspective. जी. You are directing Akshay Kumar, R. Madhavan, जी. two of the veteran actors जी. and probably by far the best actors of the country. जी. And at the same time, there's even a modern great Ananya Pandey. जी. What is the difference? मतलब जब आप अक्षय कुमार और आर माधवन को डायरेक्ट कर रहे हो जी. वर्सेस अनन्या पांडे जी. इन अ फिल्म लाइक दिस जो इतनी इंटेंस है. जी. So I think they all are very professional. They all are very good. It was we were discovering the story together. We were building the character together. Akshay sir and Maddie sir are much senior. They were very supportive of what I wanted to do. So मैं अगर मैं आपको सवाल का जवाब दूं तो मेरे लिए ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि मेरे लिए वो तीनों ही बेहतरीन एक्टर्स हैं एंड आई एम जस्ट ब्लेस्ड कि वो तीनों मेरी फिल्म में पार्ट्स प्ले कर रहे हैं. व्हाट वाज द कॉन्वर्सेशन जो आपने किया अक्षय कुमार सर के साथ में या आर माधवन सर के साथ में जब ये फिल्म उन्हें आपको एक्सप्लेन करनी थी? डिड यू आस्क देम टू रीड दैट बुक? सो अक्षय सर को अक्षय सर ने वो किताब पढ़ी और अक्षय सर ने मेरे साथ एक तरीके से मैं पहले भी बोल चुका हूँ स्क्रिप्ट लिखी. सो मैं और मेरे को राइटर एक हैं अमृत, हमने अक्षय सर के साथ इंटेंस सेशंस किए ऑन ईच एंड एवरी सीन वेयर वी डिस्कस्ड एवरी सीन, where we discussed the drama that's inherent in every beat of the screenplay. हमने अक्षय सर ने मुझसे बहुत सवाल पूछे एक कोर्टरूम के बारे में कि लॉयर्स किस तरह से बात करते हैं, एक जज किस तरीके से बात करता है, ऑथेंटिक कोर्टरूम प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं. तो इस पे एक बहुत डिटेल्ड स्टडी हमने अक्षय सर के साथ करी. with Madhavan sir is actually playing a very challenging part. He is defending the empire, but वो इतने मजे हुए एक्टर हैं and he brings such nuance to every role that he plays. तो हमारी फिल्म में हमने एक चीज़ लॉक जब कर ली माधवन सर के साथ, that just set the ball rolling, which was that Neville McKinley in the film is not defending the empire. He is out there to defeat Shankaran Nair. So the battle for him is more personal. And when battles are personal, then people leave no stone unturned to win. Yeah. So there was a very fine balance that ये आदमी सिर्फ शंकरन नायर को हराना चाहता है. तो ये क्राउन के लिए जी हजूरी नहीं करेगा. ये तो एक बाय डिफॉल्ट है कि वो क्राउन को डिफेंड कर रहा है. वो सिर्फ शंकरन नायर को हराना चाहता है. Interesting. So that is a balance. That is a nuance which Madhavan sir brought out in his character. Were there any moments जहाँ पे मतलब you and all the actors, जो भी तीनों actors है और भी दूसरा actors है, you felt angered, emotional? Were there scenes like that? Yeah, in fact, a lot of scenes. एक सीक्वेंस है फिल्म में जब अक्षय सर का कैरेक्टर शंकरन नायर जलियांवाला बाग आता है, और वो जलियांवाला बाग आता है हादसे के कुछ महीने बाद, एंड वो वहाँ पर हैं, वो बाग देख रहे हैं, वो दीवारें देख रहे हैं जिनमें अभी भी गोलियों के निशान हैं, वो कुआं देख रहे हैं जहाँ पे लोगों ने छलांग मारी थी अपनी जान बचाने के लिए. When he is revisiting the tragedy, that was a very emotional scene for all of us.
इनफैक्ट जो सर सी नायर है, शंकरन नायर, he comes from Madras High Court and he's fighting this battle, this case to defend India यस, and to bring out the truth. करेक्ट, एंड आज जब हम पॉलिटिकल नैरेटिव देखते हैं, देयर इज ऑलमोस्ट दिस नॉर्थ साउथ डिवाइड. करेक्ट. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? क्योंकि पास्ट में हमने इतना सब कुछ झेला एंड सब कुछ साथ में झेला एज अ नेशन, जी. वर्सेस टुडे जब ब्रिटिश चले गए हैं जी. तो हम अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ में. जी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी ऑफ डिवाइड एंड रूल वो अभी तक रैम्पेंट है इस देश में. इनफैक्ट हमें एक लर्निंग लेनी चाहिए फ्रॉम शंकरन नायर. हियर ही वॉज अ केरलाइट who, as you said, worked in the Madras High Court, and then he fought a case for the people of Punjab. So, in a way, this is the greatest lesson of the South and the North coming together for the creation of the country. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट एक्चुअली पूरी तरीके से शुरू हुआ आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर. सो हियर वाज अ मैन हु यूनाइटेड द कंट्री and then the country went on to fight a freedom struggle. It is quite unfortunate कि आज की तारीख में भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इतनी रैम्पेंट है और हम आपसी भेदभाव में देश के बारे में नहीं सोचते. यू नो व्हेन यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद अ फिल्म विद अ स्टोरी एंड जब इतना टाइम जाता है रिसर्च में, आपने मुझे बताया कि 2020 से यू स्टार्टेड द रिसर्च, जी. you almost become emotionally attached to the जी, characters that जी. are involved. शंकरन नायर जी से what are the things that you took away and जो आप अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हो, और what are the things which you learned from him? तो शंकरन नायर जी से सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि ही वॉज द एट हिज प्रोफेशनल हाइट्स. एक चीज़ होती है ना, क्योंकि वो उन्हें सर की उपाधि मिली गई थी. एक वो एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय काउंसिल में ओनली इंडियन मेंबर थे और उन्होंने उस तारीख पे ही पुट हिज एंटायर करियर, एंटायर आई वुड से एंटायर लाइफ ऑन द लाइन फॉर अ प्रिंसिपल. And that is the biggest learning. How far can you go to fight for your principle? How far can you go to fight for what you believe in? And I feel that is a very tough lesson to take. ये बहुत ही मुश्किल होता है. ये कहना बहुत आसान है और ये करना बहुत मुश्किल है. इसलिए I just hope कि after making this film and after living with Shankaran Nayar's character for so long, ये जज्बा टू फाइट फॉर योर प्रिंसिपल्स, मैं इस जज्बे को बरकरार रख पाऊँ इन अ स्मॉल वे इन माई लाइफ. You know, you have seen very closely Akshay Kumar and Shankaran Nair merge their lives जी, for जी, whatever period जी, जो जी, फिल्म का शूटिंग जी, पीरियड होगा जी, उसमें. जी. What were some of the most peculiar things जो आपने अक्षय कुमार में नोटिस की while he was preparing for this film or while you were shooting this film? सो देखो, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया स्क्रिप्ट पे कि वो एक तरीके से शंकरन नायर कैरेक्टर और अक्षय सर बिल्कुल एक हो चुके थे. एंड इट वॉज अगेन अ वेरी टफ कैरेक्टर टू प्ले बिकॉज शंकरन नायर ब्रिटिश एम्पायर के लिए काम करता था पहले. उसे ब्रिटिशर्स ने सर का खिताब दिया था. And for a man who was so well versed in their system, for them to go against his own masters in a way was that delicate balance which Akshay sir brought out. He was poised. He was very British in the way in the clothes that he wore, in the way he spoke, and the whole character goes on this journey of this one man from a British loyalist to then fight a case against them. So he got the British mannerism spot on, and then he got that character transformation beautifully. Where things started eating him up from inside, and then he fights the biggest case. जैसे हमारी फिल्म में एक लाइन है जो उनके कैरेक्टर को बहुत ब्यूटिफुली समराइज करती है, क्योंकि वो एक वकील हैं. वो पहले ये मानते हैं कि अदालतों में सही और गलत का नहीं, हार और जीत का फैसला होता है. दैट इज व्हाट द कैरेक्टर बिलीव्स इन, दैट द कोर्ट्स आर अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग. फॉर हिम टू इवेंचुअली गो डाउन द जर्नी वेर ही सेज कि अदालतों में हार और जीत का नहीं, सही और गलत का फैसला होना चाहिए.
So that journey Akshay sir brought out beautifully. वाह। टेल मी अबाउट शंकरन नायर, क्योंकि आपने कहा कि वो पहले ब्रिटिश सिस्टम में जी, इतने जी, वेल एंट्रेंस थे, जी, उन्हें सर का खिताब उन्होंने जी, दिया, एम्पायर जी, ने दिया, जी, देन एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ही फाइट्स अगेंस्ट द एम्पायर। जी, जी। व्हाट वाज द रीजन, मतलब ऐसा क्या बदल गया उसमें? He got to know the extent of the evil that the British Empire was perpetrating. He got to know that British Empire एक मैसेकर के बारे में जैसे मैं बता चुका हूँ, सब जानते हैं। मैसेकर के बाद जो ब्रिटिश एम्पायर ने किया, उन्होंने असली खबर, असली सच बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने रीजनल प्रेस को बैन किया। उन्होंने जो अखबार सच्ची खबर छाप रहे थे, उन्हें जलाया। एक बहुत ही फेमस पोयम है, उसका नाम है खूनी बैसाखी, जो एक सर्वाइवर नानक ने सिंह जी ने लिखी जी है। सर्वाइवर ने लिखी थी। उन्होंने वो पोयम बैन करी। एक होती है प्रेस सेंसरशिप, दूसरा उन्होंने एक फर्जी कमीशन बनाई और उस कमीशन में अपने येस मैन को भरा, और वो कमीशन का सिर्फ एक ही काम था, जनरल डायर को नॉट गिल्टी डिक्लेयर करना। और फिर उन्होंने एक झूठा नैरेटिव स्प्रेड करने लगे कि जलियांवाला बाग में जो लोग आए थे उनके हाथों में हथियार थे और वो आतंकवादी थे। तो जब शंकरन नायर को ये पता चला कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, देन ही कुड नॉट टेक इट एनी मोर, एंड देन ही सेड, अब चाहे जो हो जाए, मैं ये केस लड़ूंगा और मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। इनफैक्ट यू नो, आपने क्योंकि उस पोएम का नाम लिया, आई वॉज फॉर्चुनेट, मैं उनके ग्रैंडसन के साथ में एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था, नवदीप सूरी जी के साथ ओ में। लवली, उन्होंने Yeah. एक किताब भी लिखी Yeah, है, yeah. बहुत तो- बहुत बेहतरीन किताब लिखी है उन्होंने। एंड वो इसी सब चीज़ों को बताते हैं, जी। एंड उन्होंने आई थिंक ट्रांसलेट भी किया है खूनी बैसाखी जी को जी इंग्लिश जी में। जी जी जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम श्योर कि जब आप एक फिल्म के लिए रिसर्च करते हैं तो आपको दोनों साइड के बारे में रिसर्च करना है। व्हाट आर द थिंग्स जो आपको जनरल डायर के बारे में पता चली? ऐसा कभी लगा कि उन्हें गिल्ट फील हुआ हो कभी? यार ये बहुत सारी चीज़ें तो मैं चाहता हूँ कि लोग जब फिल्म आए तो देखें, पर Sure. मैं आपको एक थोड़ा सा एक उसका ग्लिम्प्स दे सकता हूँ। जनरल डायर बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैं, इन द सेंस कि उनका जन्म और उनकी पैदाइश इंडिया में हुई। वो बिशप्स कॉटन स्कूल शिमला है, वहाँ पर पढ़ने गए, और उन्हें एक स्पीच डिफेक्ट था, और उस स्पीच डिफेक्ट की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चों ने उनका मजाक बनाया। And then he grew up with that mindset where he felt bullied when he was a kid. फिर वो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आयरलैंड गए। वहाँ पे उनके लोगों ने उनको बुली किया। उनके लोगों ने कहा कि अरे तुम तो इंडिया से आए हो, तुम वाइल्ड इंडियन हो। तो एक ये आदमी जिसके इतने मेंटल इश्यूज थे, हु इज ऑलमोस्ट डिस्टेबलाइज्ड, grew up with a very complicated idea of what it means to be a military man. इसलिए उन्होंने अपने पागलपन में एक साजिश रची और ये मैसेकर किया। अब मुझे पता तो नहीं है कि उन्हें कभी इवेंचुअली गिल्ट हुआ कि नहीं हुआ, पर अगर आप उनके बारे में पढ़िए, जैसे उनके बारे में एक और किताब लिखी गई है कॉल्ड द बुचर ऑफ अमृतसर। उसमें ये लिखा गया है कि उन्होंने अपने लास्ट 4 साल अपनी ज़िंदगी के एकांत में जिए, जहाँ पर उन्हें धीरे 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 उन फेशियल पैरालिसिस हुई, और वो ये कहते रहे कि मतलब नाउ माई मेकर विल डिसाइड वेदर वॉट आई डिड वॉज राइट और रॉन्ग। सो फ्रॉम वॉट आई अंडरस्टैंड, one can easily assume that he was wrecked by guilt, and very rightfully so, because what he did is the worst sin that any human being can do. So he had almost, मतलब growing up years में at least that story which parallels with Hitler's story as well. जी, हो आप ही कह सकते हैं। Okay. Tell me about why Jallianwala Bagh massacre, and उसके बाद में जो केस होता है, that for Kesari 2 and not Bengal famine या any other thing that happened in India. So other things that happened in India like Bengal famine are all very incredible stories, और वो 100% स्क्रीन पर आनी चाहिए। But why Jallianwala Bagh, and why the word Kesari? Because Kesari for us is attached to the color of revolution. Kesari for us is attached to the soul of Punjab, to the mitti of Punjab, and the story of Jallianwala Bagh is so entrenched
with the history of Punjab, with the soul of Punjab. That when we were making Kesari Chapter 2, there was no better film than the Jallianwala Bagh Untold Story. बट ऐसा कोई प्लान है केसरी 3 में और भी चीज़ों को कवर करने का? जी जी बिल्कुल बिल्कुल केसरी चैप्टर 3 में और स्टोरीज आएंगी ऑफ वैलर, ऑफ ब्रेवरी, ऑफ अनसंग हीरोज. 101%. When you were researching for this film, I'm circling back to this very question because अब भी शायद ना लोगों को समझ में नहीं आता है कि ब्रिटिश एम्पायर का जो एक टॉर्चर करने का लेवल था वो क्या था. बिकॉज टुडे व्हेन वी रीड आवर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स और इन जनरल हम जब एम्पायर की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि उन्होंने हमें ट्रेन दी, उन्हें लगता है कि उन्होंने हमें मॉडर्न एजुकेशन दिया, एंड बहुत हद तक हमने उसी को आज भी फॉलो किया है. हमारे लॉज वही है, आर्मी एक्ट्स वही है हमारे. जी बट सबसे शॉकिंग चीज़ कौन सी थी व्हाइल यू वर रिसर्चिंग? जिसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे शॉकिंग चीज़ यही थी कि कोई इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकता है. मतलब आप एक कॉन्स्पिरेसी रचते हो टू किल मोर देन 5,000 पीपल. एंड जब आप फिल्म देखेंगे और जब आप बुक पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो हाउ ईच एंड एवरीथिंग वाज प्लान्ड. एंड दैट इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग. दरवाज़ों पे ताला लगाया गया था ताकि लोग बाहर ना जा पाएं. एक आदमी है जो हिस्ट्री में बहुत इनफेमस है, उसका नाम है हंसराज. ही वॉज अ पर्सन हु वॉज वर्किंग विद द ब्रिटिश CID, जिसने एक ऐलान किया था एक दिन पहले और ये कहा था कि कल शाम एक पोएट जिनका नाम है कन्हैया लाल जी, वो जलियांवाला बाग आने वाले हैं और आइए और उनका भाषण सुनिए. वो ऐलान झूठ था. वो ऐलान सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो पाए. उसी आदमी ने, जब जनरल डायर वहाँ पर आए, हिस्ट्री में ये लिखा गया है कि उसी आदमी ने फिर एक ऐलान किया कि अरे ये लोग गोलियां नहीं चलाएंगे, ये लोग सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बैठ जाओ, भगदड़ मत मचाओ, कुछ नहीं होगा. उसने अपने साथियों से दरवाज़ों पे ताला लगवाया. तो अगर आप ये देखोगे कि किस तरीके से ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई, इससे शॉकिंग और क्या हो सकता है. एंड देन दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट वाज वेरी शॉकिंग. द सेकंड पार्ट वाज कि उन्होंने मैसेकर के बाद क्या किया. उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी जनरल डायर को बचाने के लिए, झूठी खबर छपवाई. सो दिस होल इवेंट, प्री जलियांवाला बाग, द मैसेकर एंड द पोस्ट जलियांवाला बाग, दिस अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग थिंग्स दैट द एम्पायर हैज डन इन इंडिया. एंड आई थिंक हंसराज उसके बाद में UK भी चले जाते उसे वेस्ट अफ्रीका भेज दिया गया. वेस्ट अफ्रीका. ओके. एक शिप में बैठा के उसे वेस्ट अफ्रीका भेज दिया गया. एक और मुझे खबर कहीं से पता चली थी, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ऐसा कहा जाता है कि C. शंकरन नायर ने ही रॉलेट एक्ट लिखा था. इज दिस ट्रू? नहीं, जितना मुझे पता है ऐसा ये हमारी रिसर्च में नहीं आया. जितना मुझे पता है ये नहीं. ओके, इंटरेस्टिंग. आई थिंक हमने बहुत सारी बात की है अभी तक. वन ऑफ द लास्ट थिंग्स जो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं लोगों को एंड ऑडियंस को भी पता चले, विच इज़ कि वाइल यू वर शूटिंग फॉर दिस फिल्म, पूरे जो क्रू है उनका इमोशनल लेवल क्या था? बिकॉज इतना इंटेंस एक ये चीज़ है एंड एवरी इंडियन एट सम पॉइंट हैज़ रेड अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर. जी. बट ये जो आफ्टर स्टोरी है इसके बारे में बहुत कम लोगों ने पढ़ा था. जी देखो, जो क्रू बाकायदा, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हमारे लिए ये बहुत इंटेंस फिल्म थी टू मेक. बट ये कहना बहुत छोटी बात होगी कि हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई और बहुत कष्ट हुए, क्योंकि हम जो कहानी बता रहे थे वो इतनी इम्पोर्टेंट है. उन लोगों के साथ तो आप समझ भी नहीं सकते क्या बीती. मतलब तो हमारे लिए कि हमने थोड़ा कष्ट उठाया, हमने मेहनत से फिल्म बनाई, ये तो बहुत छोटी बात है. मतलब वी शुड नॉट इवन टॉक अबाउट how tough it was for us, because just imagine how tough it was for people there. Do you think कि ऐसी जो फिल्म्स होती है ये एक नैरेटिव को आगे फॉरवर्ड करती है? बिकॉज देयर इज ऑल्सो दिस डिबेट ना कि फिल्म्स आपको हिस्ट्री नहीं समझा सकती. जी, तो ये किस नैरेटिव, मैं आपका सवाल नहीं समझा. सो देयर जितने भी हिस्टोरिकल एनालिस्ट होते हैं या हिस्टोरियंस होते हैं, डिफेंस एनालिस्ट होते हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, दे ऑलवेज से कि अगर आपको हिस्ट्री को समझना है तो you need to go back to your newspapers, you need to go back to your books. जी.
इतिहास अगर आपको समझना है तो आप फिल्म से नहीं समझ सकते. देखो, विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं खाली ये कहूँगा कि बिल्कुल सब एनालिस्ट और जो कह रहे हैं आप, उनकी बात भी सही है, बट एंड वॉट हम क्या करना चाहते हैं कि बिल्कुल इतिहास समझने के लिए आपको 100% बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बट केसरी चैप्टर 2 जैसी फिल्में इसलिए मैं मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, those will point you in the direction of the books that one should read. Like I can on record say the books that I have read. So there is the book which Raghu Palat और पुष्पा पलट ने लिखी है, Case That Shook the Empire. एक किश्वर देसाई एक ऑथर हैं, उनकी एक बुक है ऑन जलियांवाला बाग which is very 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 good. There is एक किम वैगनर हैं, एक कनेडियन ऑथर, उन्होंने जलियांवाला बाग के ऊपर एक बुक लिखी है. एक नाइजल कॉलेट हैं जिन्होंने बुचर ऑफ अमृतसर किताब लिखी है, और एक इंडियन ऑथर हैं जिनका नाम इतना फेमस नहीं होता, उनका नाम है वी.एन. दत्ता. उन्होंने जलियांवाला बाग के ऊपर एक बुक लिखी है, और ये सारी बुक हैव प्रेजेंटेड अ न्यू आर्ग्यूमेंट which is that the Jallianwala Bagh was a conspiracy to kill. So according to me, both are equally important. Yes, a film is a different medium. Books are where the real history lies. And I would urge the listeners of this podcast to watch the film and also read the book to understand the history in its complete depth. Yeah, perfect. Thank you so much for this Thank you. conversation. Thank And you. also a very heartiest all the best. Congratulations. Oh, thank you for thank making you. this film. No, thank you so much. Thank you. Means a lot. Thank you. Thank you.